गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था कंपनी में अपन ने अर्थ, परिभाषा, प्रकार, ये विशेषताएं, ये सभी चीजें अपन ने कंपनी की पिछले क्लास के वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन करेंगे कि जो कंपनी में जो अपन ने अंश पढ़ा था, अंशों का लेखांकन किस प्रकार से किया जा सकता है, ये अपन को आज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अपना टॉपिक है आज कंपनी में लेखांकन व्यवहार। लेखांकन व्यवहार में अपन ने अंश पढ़ा। अंश क्या चीज होती है, अंश की परिभाषा क्या हो, ये अपन ने पिछली क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अंशों का निर्गमन कैसे किया जा सकता है, तो अपन ने जानते हैं कि अंशों को लिए कंपनी को जब पूंजी की आवश्यकता होती है तब अंशों का निर्गमन किया जा सकता है और उसके बदले में पूंजी को प्राप्त किया जा सकता है। अंश निर्गमन करते हैं तो वह कहलाते हैं अपने अंशधारी, जिनको अपन ने अंशों का निर्गमन किया है। अब अंशों का निर्गमन तो कर दिया है, अब उनके जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं, जो मुद्रा प्राप्त हो रही है, वो किस प्रकार से प्राप्त हो रही है, तो उसकी कितनी विधियां होती है, तो अंशों के निर्गमन की विधियां। तो अपने टॉपिक चल रहा है अंशों के निर्गमन की विधियां। अंशों के निर्गमन की विधियां। आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज से अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए किस प्रकार से उसके लेखांकन करना है, उसमें कौन कौन सी एंट्रियां होती है, विधियों को कितने भागों में बांटा गया है, किस विधि में किस व्यवहार करने पर कौन सी एंट्री होगी, वो आज अपन इस माध्यम से पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आज का टॉपिक आपने समझ लिया तो यूं समझ लो इसके जितने भी सवाल होने वाले हैं वो अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। तो अंशों के निर्गमन की अपन पढ़ेंगे विधियां। सबसे पहले अंशों का निर्गमन की विधि पढ़ेंगे अपन रोकड़ के लिए। रोकड़ के लिए अंशों का क्या कर देते हैं अपन, निर्गमन कर सकते हैं। कंपनी को क्या, जब रोकड़ की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या करती है कंपनी, अंशों का निर्गमन करती है। तो सबसे पहले अपने यही चल रहा है कि रोकड़ के लिए अपन क्या करेंगे, अंशों का निर्गमन करेंगे। अगर कंपनी को रोकड़ की आवश्यकता नहीं हुई तो वो किसी और चीजों के लिए अंशों का निर्गमन करेगी। तो कौन कौन सी चीज होती है, तो दूसरा, अपने रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु क्या करेगी, अंशों का निर्गमन करेगी। अन्य प्रतिफल हेतु अंशों का क्या करेगी, निर्गमन करेगी। अब अन्य प्रतिफल कौन कौन से होते हैं जिसमें रोकड़ का उपयोग नहीं होगा, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, संपत्ति को क्रय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की एसेट्स को अपन क्रय कर सकते हैं, जैसे अपन प्लांट क्रय कर सकते हैं, अपन बिल्डिंग क्रय कर सकते हैं। इन चीजों के लिए भी क्या कर सकते हैं, अपन अंशों का निर्गमन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अपन किसका निर्गमन कर रहे हैं, अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। उन किन किन चीजों के लिए, प्लांट के लिए और बिल्डिंग के लिए। और भी चीजें हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, लैंड हो सकती है। इन चीजों के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, अंशों का निर्गमन कर सकते हैं। अब अपन अंशों का निर्गमन तो पढ़ रहे हैं। अंशों के निर्गमन में अपन ने रोकड़ के लिए अगर अंशों का निर्गमन करते हैं, तो रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। आवेदन करते हैं जिसको अपन एप्लीकेशन बोलते हैं। अब अंशों के लिए अपन रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन कर रहे हैं, तो रोकड़ एक मुश्त प्राप्त हो भी सकती है और कुछ किस्तों में भी प्राप्त होती है। तो कंपनी ये कहती है कि अगर एक मुश्त प्राप्त हो रही है तो आप आवेदन पर ही एक मुश्त किस्त दे दो हमारे को, तो हम सारी की सारी एंट्री इसी में कर लेंगे। अगर एक मुश्त नहीं है तो कंपनी क्या करती है, उसे 3 या 4 भागों में उनकी किस्तों को लेने के लिए स्वीकार हो जाती है। तो सबसे पहले आवेदन पर पहली किस्त आती है, फिर दूसरी किस्त आती है अलॉटमेंट पर, फिर तीसरी किस्त आती है अपने याचना करने पर, और चौथी किस्त आती है अपनी याचना करने पर। ठीक है, तो आवेदन पर जब अपने एप्लीकेशन आ रहा है, एप्लीकेशन पर कोई अगर अपन करते हैं तो सबसे पहले आवेदन करने पर अंशों के लिए अपने को पैसा प्राप्त होता है। तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट DR2। अब किसके लिए अपन ने अंशों का निर्गमन किया था, पूंजी के लिए, और अपने पास से क्या गया, अंश गया। तो जो वो पूंजी प्राप्त हो रही है वो किस रूप में प्राप्त हो रही है, वह पूंजी प्राप्त हो रही है अपने को अंश पूंजी के रूप में प्राप्त हो रही है। तो वो कहां जाएगा, अपने अंश पूंजी में ही जाएगा। तो सबसे पहले तो
ये जो अपने आवेदन करने पर जो पैसा प्राप्त हुआ, ये किसका पैसा है? आवेदन करने पर प्राप्त हुआ है। तो यहां पर बोलेंगे अपन शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन, प्रत्येक किस्त जितनी भी बनेगी उन सभी प्रत्येक किस्त के लिए 2 एंट्रियां होगी। सबसे पहले एंट्री आवेदन करने पर, अब जो पहली किस्त प्राप्त होती है तो पहली किस्त जैसे ही अपने को प्राप्त हो रही है तो उसका पैसा अपने को कैश या बैंक के रूप में प्राप्त होता है, तो अपन बैंक में एंट्री करते हैं। बैंक में एंट्री करते हैं तो वो किस नाम से जाएगा? शेयर एप्लीकेशन के नाम से जाएगा। ठीक है। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आया अपने पास में, कंपनी क्या करती है? इस पैसे को खुद को अपने पास में नहीं रखती है, ये जो रोकड़ कर आती है उससे क्या करते हैं? इसी अंश पूंजी के नाम से उसकी एक कोष या बैंक खाता बनाती है, उसमें उसको क्या कर देती है? ट्रांसफर कर देती है। तो अपना दूसरा बनता है आवेदन की राशि को, आवेदन की जो भी राशि प्राप्त हो रही है उस राशि को क्या करते हैं अपन? अंश पूंजी खाते में, अंश पूंजी खाते में क्या करते हैं अपन? हस्तांतरित कर देते हैं। जब अंश पूंजी खाते में अपन इसका हस्तांतरण करते हैं तब इसकी क्या एंट्री बनेगी? वो एंट्री भी अपन देख लेते हैं। इसकी क्या एंट्री बनेगी वो एंट्री भी अपन देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले कौन सी राशि का अपन ट्रांसफर कर रहे हैं? शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। और इसका अमाउंट कहां ट्रांसफर हो रहा है? अंश पूंजी खाते में इसका अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कहलाता है शेयर कैपिटल में। तो ये बन जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। आवेदन पर सबसे पहले अपने आप पैसा प्राप्त हो रहा है और पैसा प्राप्त होने के बाद में उसको अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या किया अपन ने? अंशों का निर्गमन किया था। तो अंश का निर्गमन करते हैं तो उसकी जो राशि होती है वो अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाती है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, ये अपनी होती है पहली किस्त। अगर किसी व्यक्ति के पास में, कि जनता के पास में अगर एक मुश्त पैसा पड़ा हुआ है तो वो पैसा इसी एप्लीकेशन पे आता है, और इसी एप्लीकेशन पे आता है तो इसकी एक ही एंट्री बनती है। और अगर जनता के पास में इतना पैसा नहीं है तो किस्तों में पैसा लेती है कंपनी। तो पहली किस्त तो समझ में आ गया, एप्लीकेशन पे होती है, और एप्लीकेशन पे होती है तो इसकी 2 एंट्री होती है, और 2 एंट्री होती है तो ये दोनों एंट्री मैंने आपको करके बता दी है। इजी है, वापिस सुन लो कि एप्लीकेशन पे कितनी प्रविष्टि होगी? 2 प्रविष्टि होगी। एक तो एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री ट्रांसफर की होती है। ट्रांसफर की कहां करेंगे अपन? शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में जब अपन ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ये 2 एंट्रियां बनती है इसके ऊपर। ये पहली किस्त है अपने एप्लीकेशन की, ये दोनों एंट्रियां अपने याद हो गई होगी, इजी है। फिर पहली किस्त होने के बाद में दूसरी किस्त होती है आवंटन की। दूसरी किस्त होती है अपने आवंटन की। अब आवंटन क्या होता है? आवंटन ड्यू होने पर, यानी देय होने पर। तो आवंटन जब देय होता है तो अपन जानते हैं कि कोई भी किस्त को अपन देय करते हैं तो उसी को अपन क्या करेंगे? डीआर करेंगे। तो आवंटन देय होने पर तो आवंटन को क्या करेंगे? अपन डीआर करेंगे। तो ये एंट्री बनेगी अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अब जो आवंटन अपन ने देय किया था, अब उस आवंटन का पैसा क्या होगा? अपने को प्राप्त होगा। तो आवंटन राशि प्राप्त होगी। आवंटन राशि प्राप्त होने पर क्या एंट्री होगी? कोई भी पैसा आता है या पैसा जाता है तो बैंक के माध्यम से आता है या बैंक के माध्यम से जाता है। तो बैंक के माध्यम से पैसा आएगा तो बैंक से माध्यम से पैसा आता है तो उसे अपन क्या करते हैं? बैंक खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो बैंक अकाउंट डीआर, बैंक के माध्यम से पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट का। किसका पैसा था? वो अलॉटमेंट का पैसा था, तो अलॉटमेंट खाते से।
क्या होगी, ये सेकंड किस्त है। सेकंड किस्त में भी दो प्रकार की एंट्री बनती है। पहला, आवंटन देय होने पर जिस भी खाते को अपन देय करते हैं, जिस भी खाते को अपन क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, तो जिस खाते को ड्यू करेंगे उस खाते को अपन क्या करते हैं, डीआर करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेबिट किया अपन ने अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल में, और फिर इसकी राशि प्राप्त होती है तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, ये इसकी राशि प्राप्त होने की एंट्री बन जाती है ये। और यही सिंपल एंट्री है। जिस पर इतना ध्यान रखना है अपने को कि किसी भी एंट्री को या किसी भी खाते को अपन अगर देय करते हैं, ड्यू करते हैं, तो जिस खाते को अपन ड्यू कर रहे हैं उस खाते को अपन को क्या करना है, डीआर करना है। तो अलॉटमेंट खाते को डीआर किया अपन ने ड्यू होने पर टू शेयर कैपिटल, अंश पूंजी से संबंधित है, और ये आवंटन राशि प्राप्त होने पर तो बैंक अकाउंट के माध्यम से प्राप्त होगा, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा था ये, इसलिए अपन ने टू शेयर अलॉटमेंट लिखा यहाँ पर। अब इसकी जो तीसरी किस्त होती है वह याचना करने पर प्राप्त होती है, तो उसे कहते हैं अपन याचना राशि। तीसरी किस्त किसकी होगी, याचना करने पर, तो तीसरी याचना देय होने पर। अब याचना क्या होती है, याचना को बोलते हैं अपन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मांगने पर, फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो जिसको अपन देय कर रहे हैं, याचना को देय कर रहे हैं, तो यहां पर याचना को क्या करेंगे, डीआर करेंगे। पिछली बार एंट्री में अपन ने क्या किया था, आवंटन को देय किया था, तो आवंटन को अपन ने क्या किया था, डीआर किया था। यहाँ पे याचना देय होने पर, ड्यू होने पर, तो अपन क्या करेंगे, याचना को ड्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, देय होने पर है तो अपन ने इसको डीआर कर दिया टू शेयर कैपिटल। टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा। फिर अपन को क्या करना है, इसकी पहली एंट्री हो गई किस्त की, दूसरी। अब ये जो याचना राशि है, ये जो याचना है फर्स्ट कॉल, इसकी क्या होगी, राशि प्राप्त होगी। जब राशि प्राप्त होती है तो किसी ना किसी माध्यम से प्राप्त होती है, या तो कैश के माध्यम से या फिर बैंक के माध्यम से। तो अपन यहाँ पे सब चीजें बैंक के माध्यम से कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डीआर, पैसा प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट का खाता क्या होता है, डीआर होता है टू शेयर, किसकी था ये, याचना राशि का, तो शेयर फर्स्ट कॉल। सिंपल है अपने, इसमें जो याचना राशि अपन ने देय की है उसी को क्या करना है, अपने को डीआर करना है। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये क्या होता है, इसकी राशि जब प्राप्त होगी, जिस भी तारीख को प्राप्त होगी उस तारीख के साथ में अपन इसको एंट्री करेंगे, उस तारीख के साथ में अपन इसको ड्यू करेंगे, उस तारीख के साथ में अपन इसकी राशि को प्राप्त करेंगे। तो इनकी जो डेट होगी वो इनके सामने लिख दी जाती है डेट के कॉलम में। तो यहां पर बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का यहाँ पे याचना राशि अपन को प्राप्त हो गई है। तो अब अपन करते हैं सेकंड याचना राशि, द्वितीय याचना राशि, यानी अपनी अपनी आ जाती है चौथी किस्त। चौथी किस्त में भी दो ही एंट्री होगी, प्रत्येक किस्त के साथ में अपन दो एंट्रियां पढ़ रहे हैं। तीन किस्तें अपन ने पढ़ ली है, चौथी किस्त अपन ने याचना, तो इसको बोलते हैं अपन द्वितीय याचना। द्वितीय याचना देय होने पर, द्वितीय याचना देय होगी तो उसे अपन बोलते हैं सेकंड कॉल। सेकंड कॉल, सेकंड कॉल करते हैं तो जिस याचना राशि को अपन देय कर रहे हैं उस याचना राशि को अपन को क्या करना है, डीआर करना है। जिस भी याचना राशि को आप देय कर रहे हो, जिस भी अलॉटमेंट को देय कर रहे हो, तो उसको अपन को क्या करना है, डीआर करना है। तो यहां पे सेकंड कॉल क्या होगी, डीआर होगी। तो सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर इसी द्वितीय याचना राशि को, द्वितीय याचना राशि प्राप्त होगी। तो जब राशि प्राप्त होती है तो हम जानते हैं बैंक के माध्यम से प्राप्त होगी, तो यहां पर आएगा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल। ये सेकंड कॉल का अमाउंट है जो अपने को प्राप्त हुआ, द्वितीय याचना राशि का अमाउंट प्राप्त हुआ। तो अपन ने किस नाम से डाला है इसको, द्वितीय याचना के नाम से डाला है, इसलिए अपने को इसका कहेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल। ये अपने रोकड़ के लिए अपन ने अंशों का निर्गमन कर रहे थे, उससे संबंधित था, ये सारी एंट्रियां उससे संबंधित थी। अब अपन क्या करेंगे कि अंशों के निर्गमन की जो सेकंड विधि है
रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल है तो अपन ने क्या किया, अंशों का निर्गमन किया था। अब अन्य प्रतिफल कौन कौन से थे, जिसमें प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, किसी भी प्रकार के मोटर व्हीकल जो भी आप खरीद रहे हो उससे संबंधित अगर आप अंशों का निर्गमन करना चाहते हो तो उससे संबंधित अपन को विधि पढ़नी है। इसमें केवल 2 प्रकार की एंट्री होती है। पहली, संपत्ति क्रय करने से संबंधित, और दूसरा, जो भी संपत्ति अपन ने क्रय की है उसके बदले में हमको क्या करना पड़ता है, अपने को अंशों का निर्गमन करना पड़ता है। तो ये 2 प्रकार की एंट्रियां पढ़नी है अपने को। संपत्ति क्रय करने की एंट्री सिंपल है, तो किस तरह से बनेगी एंट्री वो भी देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले संपत्ति क्रय करने की एंट्री देख रहे हैं अपन। तो संपत्ति क्रय करने पर संपत्ति क्रय करने की एंट्री क्या होगी, जो चीज अपन क्रय कर रहे हैं वो चीज अपने पास में आ रही है, अपने फर्म में आ रही है। जो चीज अपने पास में फर्म में आती है उसे अपन क्या करते हैं, डीआर करते हैं। तो संबंधित एक्सपेक्टेड एसेट्स अकाउंट डीआर, जो भी संपत्ति आ रही है उसे अपन क्या करेंगे, डीआर 2। अब यहां पे 2 करने पर क्या लिखेंगे, बेचने वाले का नाम दे रखा है तो नाम लिखेंगे, नहीं तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेंडर। जैसे अपन ने राम से कोई संपत्ति खरीदी, किसी प्रकार की मशीन खरीदी, तो मशीन लिखता हूं मैं यहाँ पे। तो राम से मशीन खरीदी तो यहाँ पे एसेट्स की जगह मशीन का खाता बन जाएगा, और वेंडर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम का खाता बन जाएगा। तो राम लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री समझ में आ गई। संपत्ति क्रय करने पर एसेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर, विक्रेता से अपन ने खरीदी, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, विक्रेता से अपन ने खरीदी। अगर वेंडर का नाम दे रखा है वहां पे क्वेश्चन में या व्यवहार में, तो वहां पे उस व्यक्ति से संबंधित नाम या उस कंपनी का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अपन ने राम लिमिटेड लिख दिया, ठीक है। और दूसरा, संपत्ति के बदले में अपन उसको क्या करेंगे, अंशों का निर्गमन करते हैं। संपत्ति के बदले में अपन उसको क्या कर रहे हैं, अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। तो अंशों का जब निर्गमन कर रहे हैं तो पाने वाला कौन, नियम के अकॉर्डिंग या तो वेंडर पाने वाला हुआ, या वेंडर की जगह नाम दे रखा है तो नाम से पाने वाला हुआ। तो यहाँ पे कौन है, राम लिमिटेड। तो राम लिमिटेड अकाउंट दिया, तो यहाँ पे राम भी कर देता हूं और वेंडर भी कर देता हूं, जो चीज दे रखी है अकाउंट दिया। और अपने पास से क्या गया, टू शेयर कैपिटल। सिंपल सी एंट्री है। संबंधित अंशों का अगर अपन निर्गमन कर रहे हैं तो पाने वाले को डीआर करो और अपने पास से जो जाता है उसे सीआर करो। अपने पास से अंश गए तो अंश कैपिटल खाते से अपने जाके चले जाएंगे, अंश चले जाएंगे। और राम पाने वाला है तो राम के पास में या तो पैसा चला जाएगा या अंश चला जाएगा, जिसके लिए भी अपन ने अंशों का निर्गमन किया है उससे संबंधित चीजों से संबंधित अपन एक एंट्री उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये संबंधित अपने जो लेखांकन व्यवहार है जिसमें अपने अंशों के निर्गमन की विधियां दे रखी है, तो ये अंशों के निर्गमन की भी विधियां दो ये। और ऋण पत्र अगर निर्गमन की विधि अगर अपन पढ़ना चाहें, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उस ऋण पत्रों के निर्गमन की भी यही 2 विधियां होगी। ऋण पत्रों के लिए रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन या रोकड़ के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन, और अन्य प्रतिफल हेतु ऋण पत्रों का या अंशों का निर्गमन। तब भी उसी कंडीशन में सेम एंट्रियां होती है और इसमें भी क्या होती है, सेम एंट्रियां होती है। तो ये अपन ने व्यवहार से संबंधित आज अपन ने जो भी एंट्रियां बननी थी वो किस तरह से एंट्रियां बनेगी वो अपन ने एंट्रियां संबंधित पढ़ ली। कल से अपने जो नेक्स्ट क्लास लगेगी उस संबंधित क्लास में अंशों के निर्गमन से संबंधित जो अपना पहली विधि है, रोकड़ के लिए अपन अंशों का जो निर्गमन कर रहे हैं उससे संबंधित अपन व्यवहार करेंगे, यानी उससे संबंधित अपन कुछ सवाल करेंगे। उस सवाल के माध्यम से आपको ये क्या होगी, जितनी भी एंट्रियां होगी वो आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से इनकी एंट्रियों को अपन सवाल से संबंधित कर सकते हैं और किस तरह से ये सरल बनता है कि कठिन बनता है, कि किस तरह से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ये सभी चीजें अपन जैसे इनके सवाल होंगे वैसे अपन इनको समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे माध्यम से अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं इन सवालों की एंट्री शॉर्ट ट्रिक और सरल शब्दों में बताऊंगा, तो आपको ये जल्दी से याद हो जाएगी। तो इससे संबंधित जितने भी सवाल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तक की क्लास अपन यही एंड करते हैं। ओके, धन्यवाद।